बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आज गज़ब की बारिश हो रही थी और काफ़ी देर से हो रही थी। बारिश के इरादे जल्द थमने वाले नहीं थे। बरसती बारिश की वजह से रास्तों का भी बुरा हाल था, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसने का इरादी सारी रात का था। बारिश मज़ीद तेज़ से तेज़तर होती जा रही थी। ऊपर से बिजली भी खूब चमक रही थी और बादलों का गरजना तो वैसे भी बारिश के साथ रहा है। काले रंग की एक बड़ी सी कार उस बरसती बारिश की रात में काफ़ी देर से नॉर्मल स्पीड से सड़क पर जा रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर मशहूर बिजनेसमैन कामरान मिर्ज़ा बैठे थे। वो कपड़े की बहुत बड़ी मिल के मालिक थे। साथ वाली सीट पर उनका 25 साला बेटा फराज बैठा था, जबकि पिछली सीट पर उनकी बीवी ज़ीनत बेगम और साथ ही उनकी 20 साला बेटी मारिया बैठी थी। मारिया कानों में हैंड फ्री लगाए गानों से लुत्फ अंदोज हो रही थी। कमरान साहिब सिगरेट सुलगाए गहरे गहरे कश ले रहे थे। ज़ीनत बेगम गाड़ी की सीट से सर टकाए खराटे ले रही थी। अचानक से वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। उनके उठने की वजह कमरान साहिब की सिगरेट से निकलने वाला धुआं था, जिसने ज़ीनत बेगम की नाक में घुसकर खुलबली मचा दी थी और वो उठने पर मजबूर हो गई थी। उन्होंने गुस्से से कामरान साहिब को घूरा और फिर अपनी साइड का शीशा खोल दिया। बरसती बारिश के साथ सर पटकती हवाओं ने बारिश के कतरों को गाड़ी की खिड़की की जानिब धकेला और उन कतरों की जिद में ज़ीनत बेगम और मोबाइल फ़ोन पर गाने सुनती मारिया आई। मारिया ने तेज़ी से आंखें खोली तो ज़ीनत बेगम अब शीशा ऊपर कर रही थी। मम्मा, अगर आपका बारिश में नहाने को दिल कर रहा है तो पापा गाड़ी एक तरफ रोक देते हैं और फिर आप अच्छी तरह से नहा लें। कम से कम हमें तो तंग ना करें, मारिया ने मुंह बनाते हुए कहा। खामोश, मेरा बारिश में नहाने को दिल नहीं कर रहा। ज़ीनत बेगम ने गुस्से से मारिया को डांटा तो मारिया ने मुंह बनाते हुए दोबारा कानों में हैंड फ्री लगा ली। बेगम साहिबा, हैरियत तो है ना? काफ़ी गुस्से में लग रही हैं आप। कामरान साहिब ने बैक मिरर से ज़ीनत बेगम को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। आप ये सिगरेट बुझा नहीं सकते का? ज़ीनत बेगम ने कहा। बुझा तो दूं, लेकिन इसे बुझाने के कुछ नुकसानात हो सकते हैं। इरशाद पापा। ज़ीनत बेगम के बोलने से पहले फराज बोल उठा। वो ये कि अगर मैंने बुझा दी तो कार एक्सीडेंट भी हो सकता है। वो कैसे? वो मैं बताता हूँ। इतना कहकर कामरान ने एक गहरा सांस लिया और फिर वजाहत करते हुए बोले, गाड़ी के शीशे तो पहले से बंद है, एसी भी ऑन है। सिगरेट बुझाने से मुझे नींद आ सकती है और अगर मुझे नींद आ गई तो स्टीयरिंग मेरे काबू में नहीं रहेगा और फ्री हैंड गाड़ी किसी भी चीज़ से टकरा सकती है। इस मालूमात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ज़ीनत बेगम मुंह बनाते हुए तंजिया लहजे में बोली, जबकि फराज बेख्तियार हंसने लगा। और इस सिगरेट की वजह से अगर 3 आदमी डिस्टर्ब हों तो? ज़ीनत बेगम ने बदस्तूर मुंह बनाते हुए कहा। सिर्फ 1-1.5 घंटे का सफ़र बाकी रह गया है, फिर हम घर में होंगे। कामरान साहिब ने कहा। क्या मुसीबत है? ज़ीनत बेगम ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा और फिर हंसते हुए फराज पर बरस पड़ी। तुम्हारे ये दांत निकलने बंद होंगे या नहीं? एक थप्पड़ लगाऊं तुम्हें? फराज अपने होंठों पर उंगली रखकर यकदम खामोश हो गया। बारिश का जोर अब मजीद बढ़ गया था। गाड़ी की विंड स्क्रीन पर चलते वाइपर नाकामी का सामना कर रहे थे। कामरान ने गाड़ी की रफ्तार मजीद कम कर दी, क्योंकि अगर वो रफ्तार कम न करते तो गाड़ी किसी हादसे का शिकार हो जाती। बेगम साहिबा, अगर बारिश का यही हाल रहा तो हम 2-3 घंटों में घर पहुंचेंगे। और कामरान साहिब इस मर्तबा संजीदा लहजे में बोले। इस बारिश को भी आज ही बरसना था? ज़ीनत बेगम गुस्से से बोली। मम्मा, बारिश पर गुस्सा ना करें, वरना बारिश गुस्सा होकर मजीद तेज हो सकती है और पापा ने जो आपको 3 घंटे का वक्त दिया है ना, वो कहीं 4 घंटे ना हो जाएं। मारिया ने हैंड फ्री कानों से निकालते हुए कहा। आपको फुर्सत मिल गई गानों से? और तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पापा ने ये बात कही थी? तुम तो फुल वॉल्यूम में गाने सुनती हो। ज़ीनत बेगम ने गुस्से और हैरत भरे लहजे में कहा। मैं गाने कहाँ सुन रही थी मम्मा? मारिया ने ज़ीनत बेगम की तरफ देखते हुए कहा।
تو پھر؟ زینت بیگم مزید حیران ہوئی۔ ہینڈ فری تو میں نے آپ کی وجہ سے کانوں میں لگائی تھی، ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کامران صاحب اور فراز بھی مسکرانے لگے۔ میری وجہ سے؟ لیکن کیوں؟ زینت بیگم کا لہجہ الجھن آمیز تھا۔ روئی تو گاڑی میں تھی نہیں مما، سوچا اگر ہینڈ فری کانوں میں لگا لوں تو آپ کے خراٹوں کی آواز کچھ کم ہوگی۔ ماریا کے جواب کی وجہ سے زینت بیگم کو کامران صاحب اور فراز کے کہے سننا پڑے۔ بدتمیز، زینت بیگم نے مصنوعی غصے سے مسکراتے ہوئے ایک چپت ماریا کے سر پہ لگا دیا۔ پاپا، واقعی بارش کم ہونے کی بجائے تیز سے تیر ہوتی جا رہی ہے، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے کہیں رک جانا چاہیے، فراز نے کامران صاحب کو مشورہ دیا۔ بیٹا تمہاری رائے سے تو میں متفق ہوں، مگر کوئی ہوٹل یا پیٹرول پمپ نظر آئے تب نہ، کامران نے فراز کے مشورے سے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ اسی وقت بادل گرجے اور زور سے بجلی چمکی۔ فراز اور کامران کی نظر فٹ پاتھ پر چلتی ہوئی ایک لڑکی پر پڑی تو کامران نے اسی وقت بریک پر پاؤں رکھے۔ کیا ہوا؟ زینت بیگم نے پوچھا۔ بیگم، ابھی میں نے پیچھے فٹ پاتھ پر ایک لڑکی دیکھی ہے، کامران نے گاڑی روکنے کی وجہ بتائی، اور میں نے بھی۔ فراز بلا کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ طوفانی رات ہے، اگر ہم اسی طرح سفر کرتے رہے تو کہیں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ وہ لڑکی یہیں کہیں رہتی ہوگی، اگر ہم اسے لفٹ دے دیں تو وہ تب تک ہمیں اپنے گھر میں پناہ دے سکتی ہے جب تک یہ طوفانی بارش تھم نہیں جاتی۔ کامران صاحب نے کار روکنے کی اصل وجہ بیان کی۔ کوئی ضرورت نہیں، وہ لڑکی کوئی چڑیل یا بھوت بھی ہو سکتی ہے، زینت بیگم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ زینت بیگم کو اپنی اس بات پر ایک مرتبہ پھر کہے سننے پڑے۔ میں صحیح تو کہہ رہی ہوں، زینت بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بیگم صاحبہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ جدید دور میں ہیں اور بھوت پریت جن چڑیلے اب صرف کہانیوں یا فلموں تک محدود ہیں، کامران نے ہنستے ہوئے کہا۔ جو جی میں آئے کریں، مجھے کیا؟ زینت بیگم نے غصے سے اپنا فیصلہ سنایا۔ اب بارش میں بھیگتی ہوئی وہ لڑکی گاڑی کے قریب آ چکی تھی۔ فراز نے اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کیا تو خوشگوار ہواؤں اور بارش کے قطروں نے اس کا استقبال کیا۔ سنیے، فراز نے فٹ پاتھ پر چلتی اس لڑکی کو آواز دی۔ لڑکی رکی اور اس نے اپنا چہرہ فراز کی طرف کیا تو فراز کے دل کی دھڑکنیں ایک دم سے تیز ہو گئی۔ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اگر آپ کہیں تو آپ کو آپ کی گھر چھوڑ دیں، فراز نے لڑکی کے چہرے پر نظریں گارتے ہوئے کہا۔ نہیں صاحب، ہمارا گھر یہیں پاس میں ہے، میں چلی جاؤں گی، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو فراز کو لڑکی کے چہرے پر ہنسی بہت بھلی لگی۔ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں، فراز نے کہا تو لڑکی حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ جیسے کہہ رہی ہو، کیا مطلب؟ دیکھیے، اس طوفانی بارش میں ہم مزید سفر نہیں کر سکتے، آپ کو آپ کی گھر چھوڑ دیں گے اور جب تک بارش نہیں رکتی آپ اس وقت تک ہمیں اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ فراز نے بظاہر اس سیدھی سادی لڑکی کو آفر پیش کی۔ صاحب، ہمارا گھر بہت چھوٹا سا ہے، لڑکی نے کہا۔ تو کیا ہوا، ہم نے وہاں کون سا ہمیشہ کے لیے رہنا ہے؟ چند گھنٹوں کی تو بات ہے۔ فراز کی اس بات پر وہ تینوں مسکرائے۔ مجھے باقیوں کا تو پتہ نہیں، پر میں تمہارے ساتھ اس گھر میں ہمیشہ کے لیے رہ سکتا ہوں، فراز نے دل میں کہا۔ ٹھیک ہے صاحب۔ ایک مرتبہ پھر فراز کو اس کی خوبصورت مسکان دیکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ ماریا نے تھوڑا سا پرے ہو کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا تو وہ لڑکی جھجکتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ بیٹی، تمہارا نام کیا ہے؟ کامران صاحب نے پوچھا۔ میرا نام شراجیہ ہے، لڑکی نے اپنا نام بتایا۔ تو شراجیہ بیٹی، تمہارا گھر کہاں ہے؟ کامران صاحب نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑا سا آگے بائیں طرف ایک کچا راستہ آئے گا، اس کے بعد ہمارا گاؤں آ جائے گا، گاؤں کا پہلا گھر ہمارا ہے، شراجیہ نے بتایا۔ کون کون ہے آپ کے گھر میں؟ کامران نے پوچھا۔ ابو اور ایک بھائی ہے، شراجیہ نے بتایا۔ کامران نے شراجیہ کے کہنے پر گاڑی بائیں طرف ایک کچے راستے پر ڈال دی۔ بارش کی وجہ سے کچے راستے پر گاڑی چلانے میں دشواری پیش آ رہی تھی، لیکن کامران ایک ماہر ڈرائیور تھے۔ گاؤں کے ابتدا میں ہی شراجیہ کے ایک چھوٹا سا پکا مکان تھا۔ کامران نے شراجیہ کے کہنے پر گاڑی اس مکان کے سامنے روک دی۔ وہ سب گھر میں داخل ہوئے تو گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شراجیہ نے لالٹین جلا کر روشنی کی۔ وہ چاروں چارپائی پر بیٹھ گئے۔ اس گھر میں ایک چھوٹا سا صحن، ایک چھوٹا سا کچن، ایک کمرہ اور چھت پر جاتی لکڑی کی سیڑھی تھی۔ صاحب، آپ کے لیے گرم گرم دودھ لاؤں؟ شراجیہ نے ان سے پوچھا۔ سنا ہے گاؤں کا دودھ بہت خالص ہوتا ہے، لے آؤ۔ کیوں بچوں، کیا خیال ہے؟ کامران نے کہتے ہوئے فراز اور ماریا کی رائے جاننا چاہی۔
नेकी और पूछ पूछ दोनों ने बैक जुबान होकर कहा। मुझे डॉक्टर ने दूध बंद नहीं किया। जीनत बेगम ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ सॉरी बेगम साहिबा, आप गर्मा गर्म दूध नोश फरमाएंगी? कामरान साहिब ने कहा तो मारिया और फराज एक जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़े, जबकि शराजिया उलझन के आलम में उन चारों की तरफ देखने लगी। शराजिया बेटी, हम चारों के लिए गर्मा गर्म दूध ले आओ, कामरान साहिब ने कहा तो शराजिया जी अच्छा कहती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। बारिश का जोर अभी भी बहुत ज्यादा था। बिजली की चमक और बादलों की गरज भी बारिश का साथ खूब निभा रही थी। अच्छा हुआ जो हमने यहाँ पनाह ले ली, नहीं तो हम किसी न किसी हादसे का शिकार भी हो सकते थे, जीनत बेगम ने कहा तो कामरान के साथ फराज और मारिया हैरत से जीनत बेगम का मुंह तकने लगे। क्या हुआ, आप लोग इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? जीनत बेगम ने परेशान निगाहों से उन तीनों की तरफ देखा। बेगम साहिबा, हम तीनों इसलिए आपको हैरत से देख रहे हैं कि थोड़ी देर पहले तो आप कह रही थी कि ये लड़की चुड़ैल भी हो सकती है, और अब आप कह रही हैं कि हमने इस घर में पनाह लेकर अच्छा किया। कामरान ने वजह बयान की। एक तो आप लोग मेरी हर बात पकड़कर बैठ जाते हैं, जीनत बेगम गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, और वो तीनों मुस्कुराए बगैर ना रह सके। इतने में शराजिया दूध और प्याले ले आई। उन्होंने खूब मजे से दूध पिया। शराजिया, तुम्हारे अब्बू और भाई कहाँ हैं? कामरान साहिब ने खाली प्याली मेज पे रखते हुए कहा। वो जी अब्बू फैक्ट्री गए हैं, वहाँ चौकीदार हैं, शराजिया ने बताया। अच्छा, एक बात हैरत की है मुझे शराजिया, इतनी तूफानी बारिश में तुम सड़क पर क्या कर रही थी? फराज ने शराजिया के चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए पूछा। साहिब जी, जंगल में मेरा भाई लकड़ियां लेने गया था, उसके पीछे गई थी, शराजिया ने बताया। लकड़ियां सुबह भी लाई जा सकती थी, कामरान साहिब ने कहा। वो जी सुबह को भाई जल्दी काम पर चला जाता है, घर में लकड़ियां बहुत कम पड़ी थी जिनसे मैंने आपके लिए दूध गर्म किया, शराजिया ने बताया। कामरान साहिब ने गहरा सांस खींचा। साहिब जी, आप लोग ऐसा करें, ऊपर के कमरे में आराम करें, जब बारिश थमेगी तो आप लोगों को मैं जगा दूंगी। ठीक है बेटी, कामरान ने अस्बात में सर हिलाया। बारिश का इरादा भी रुकने वाला नहीं था। फराज चारपाई पर लेटा छत को गूं रहा था। कामरान साहिब, जीनत बेगम और मारिया तो गहरी नींद के मजे लूट रहे थे, जबकि फराज शराजिया के हालों में डूबा हुआ था। उसने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, ऊपर से उसका सादा अंदाज। शायद इस बारिश ने मुझे शराजिया से मिलाना था। फराज खुद से हमकलाम हुआ। उसका दिल शराजिया से मिलने को चाह रहा था। उसने अपनी फैमिली मेंबर्स पर निगाह डुलाई। वो गहरी नींद में थे। वो चारपाई पर उठकर बैठा, फिर शूज पहने और एक तरफ बनी लकड़ी की सीढ़ी की तरफ बढ़ा। सीढ़ी के ऊपर दीवार पर एक छोटा सा रोशनदान था। फराज ने देखा बारिश की रफ्तार मुसलसल बढ़ रही थी। वो सीढ़ी के जरिए नीचे उतरा। वो नीचे बने इकलौते कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा शराजिया चारपाई पर आंखें बंद किए सो रही थी। फराज उसकी चारपाई के पास खड़े होकर उसे देखने लगा। शराजिया बला की खूबसूरत थी। अचानक से फराज के दिमाग में शैतान इरादा आया। वो शराजिया के चेहरे पर झुका, इससे पहले कि वो अपने होंठ शराजिया के खूबसूरत होंठों पे रखता। अचानक शराजिया ने अपनी दोनों आंखें खोली और फराज चीखता हुआ पीछे हटा। चीखने की वजह से शराजिया की आंखें खोलना नहीं था, बल्कि आंखों की जगह दो दहकते हुए अंगारे थे। शराजिया चारपाई से उठकर खड़ी हुई। फराज का जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। अचानक से शराजिया के चेहरे के हदोहाल बदलना शुरू हो गए। अब जो लड़की फराज के सामने खड़ी थी उसे देखकर बेख्तियार फराज के मुंह से निकला, तुम? हाँ मैं। लड़की की गराई हुई आवाज फराज के कानों में पड़ी। साथ ही वो लड़की उछली और फराज को लेती हुई फर्श पर जा गिरी। देखो, मुझे माफ कर दो, फराज ने घबराहट के बाइस कहा। तुमने मुझे माफ किया था, लड़की नफरत ज़दा लहजे में बोली। साथ ही उसने हंसने के लिए मुंह खोला तो फराज ने देखा उस लड़की के सामने के लंबे और नोकीले दांत थे। उस लड़की ने अपने नोकीले दांत फराज की गर्दन में गाड़ दिए। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, जिसे सुनकर मारिया हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसकी निगाह फराज की चारपाई पर पड़ी तो वो खाली थी। फराज भैया कहाँ गए? मारिया हैरानगी से बड़बड़ाई। साथ ही दरवाजे पर दस्तक की आवाज एक मरतबा फिर सुनाई दी तो मारिया ने कामरान साहिब और जीनत बेगम को देखा। वो साफ समझ गई कि वो ऐसी गहरी नींद में है कि उन्हें जगाने में अगर वो लग गई तो दरवाजे पर दस्तक देने वाला दरवाजा तोड़ डालेगा। वो उठकर बैठी और उसने अपनी जूती पहनी, लकड़ी की सीढ़ी के जरिए छत से नीचे उतरी। इस दौरान दरवाजे पर कई मरतबा दस्तक हो चुकी थी।
मारिया ने आगे बढ़कर बिना पूछे बैरूनी दरवाज़ा खोल दिया और चीखती हुई पीछे हटी। बाहर एक खूबसूरत नौजवान हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। अरे आप चीख क्यों रही हैं? उस नौजवान ने घबराते हुए पूछा। ये आपने कुल्हाड़ी क्यों पकड़ रखी है? घबराहट के बायस मारिया ने हकलाते हुए पूछा। ये कुल्हाड़ी देखकर नौजवान मुस्कुराया। ये तो मैं जंगल से लकड़ियां काटने के लिए गया था। ओह, इत्मीनान के बायस गहरा सांस खींचा। तो आप शराजिया के भाई हैं? वो तो मैं हूँ, लेकिन आप कौन हैं? नौजवान ने पूछा। हम मुसाफिर हैं, मारिया ने बताया। हम क्या, आपके साथ और लोग भी हैं? शराजिया के भाई ने हैरत से पूछा। जी हाँ, मेरे मम्मी पापा और एक भाई साथ हैं, मारिया ने बताया। यकीनन शराजिया आप लोगों को यहाँ लाई होगी, शराजिया के भाई ने कहा। जी हाँ, मारिया ने मुखसर सा जवाब दिया। बड़ी मेहमान नवाज है मेरी शराजिया, उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मारिया जवाबन मुस्कुराई। लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही, शराजिया के भाई ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हुए कहा। नजर तो मेरा भाई भी कहीं नहीं आ रहा, मारिया ने कहा। हो सकता है वो और आपके भाई मेरे पीछे आए हों। मैं जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गया हुआ था। वैसे मिस्टर, आपका नाम? मारिया ने पूछा। मुझे जब्बार कहते हैं, शराजिया के भाई ने अपना तारुफ करवाया। मैं मारिया हूँ। फिर मारिया ने अपना तारुफ करवाया। मिस्टर जब्बार, लकड़ियां तो सुबह भी लाई जा सकती थी, आखिर इस तूफानी रात में इतनी ज्यादा लकड़ियों की क्या जरूरत पड़ गई? मारिया, घर में लकड़ियां कम थी इसलिए, और हमारे लिए काम होता है, चाहे वो तूफानी रात में क्यों ना किया जाए, जब्बार ने बताया। और वैसे भी मैं सुबह काम पर जल्दी चला जाता हूँ। शराजिया ने भी कुछ ऐसे ही बताया था। मारिया ने जहन पर जोर देते हुए कहा। मैं बाहर से लकड़ियां लाता हूँ। इतना कहकर जब्बार ने वो कुल्हाड़ी दीवार के साथ रखी और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी वापसी हुई तो उसने लकड़ियों का बड़ा सा गठरा उठा रखा था। उसने वो गठरा किचन में रखा। आप दूध पिएंगी? जब्बार ने पूछा। वैसे तो मैं पी चुकी हूँ, लेकिन मौसम की मुनासबत से चलिए फिर पी लूंगी, मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जवाबन जब्बार मुस्कुराता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद उसकी वापसी हुई तो उसके हाथ में दूध के 2 प्याले थे। एक प्याला उसने मारिया की तरफ बढ़ाया और खुद मारिया के सामने कुर्सी पर बैठ गया और दूध का प्याला मुंह से लगा लिया। ये बारिश तो आज रुकने का नाम नहीं ले रही, मारिया ने खिड़की से बाहर बरसती बारिश की तरफ देखते हुए कहा। लगता है आज आसमान कुछ ज्यादा ही आंसू बहा रहा है, जब्बार ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। तो मारिया हंस पड़ी। मारिया दूध पीते पीते रुकी और फिर मुस्कुराते हुए बोली। मेरी मम्मा का कहना है कि ऐसे वीराने और ऐसे मौसम में भूत प्रेत और चुड़ैलों से भी वाबस्ता पड़ सकता है। लेकिन जब्बार साहिब, इन बातों पर मुझे कतई यकीन नहीं। क्यों? जब्बार ने चाय की प्याली एक तरफ रखते हुए कहा। अंधेरी रात है, बरसती बारिश, चमकती बिजली और गरजते बादल, माहौल फुल हॉरर, और आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ मिस्टर जब्बार, मैं आजकल की पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, मैं इन बातों पर यकीन बिल्कुल नहीं रखती। मारिया ने बज़ाहिर जब्बार को आगाह किया। इसमें पढ़ा लिखा और समझदार होने का क्या सवाल? मारिया साहिबा, भूत प्रेत जादू हकीकत है, इनका जिक्र हर दौर में रहा है, जब्बार ने कहा। जब्बार, आजकल जिस चीज का नाम जादू है वो है साइंस। साइंस ने जादू को बहुत पीछे छोड़ दिया है, मारिया ने बताया। मारिया साहिबा, जादू अपनी जगह और साइंस अपनी जगह। अखबारात इन वाकयात से भरे पड़े हैं, जब्बार ने कहा। अखबारात की बात छोड़िए, अखबारात में तो काफी हद तक झूठ लिखा होता है। आप कोई मौजूद मिसाल दें, मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आप भूत प्रेत को नहीं मानती? जब्बार ने संजीदा लहजे में कहा। बिल्कुल नहीं, मारिया ने नफी में सर हिलाया। जहां तक इस बरसती बारिश का सवाल है तो तुम्हें 19 अक्टूबर की रात याद होगी। जब्बार की इस बात पर मारिया अपनी कुर्सी से यूं उछली जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। और जहां तक भूत प्रेत का सवाल है तो ये देखो। इतना कहकर जब्बार कुर्सी से उठ खड़ा हुआ तो मारिया ने देखा अचानक जब्बार के चेहरे के हदोहाल बदलना शुरू हो गए। खौफ के बायस मारिया ने कुर्सी से उठने की कोशिश की। वो कुर्सी समेत पीछे जा गिरी। फिर अचानक चेहरा बदलता हुआ जब्बार कमरे से गायब हो गया। मारिया धड़कते दिल के साथ उठकर खड़ी हुई। पहचाना मुझे? अचानक मारिया को अपने पीछे से कुरहट ड्रावनी गिराती हुई मर्दानी आवाज सुनाई दी। मारिया तेजी से घूमी। मारिया के पीछे एक खूबसूरत नौजवान वहीं कुल्हाड़ी हाथ में पकड़े खड़ा था जो थोड़ी देर पहले जब्बार के हाथ में थी। तुम? बेख्तियार मारिया के मुंह से निकला। हाँ मैं। इतना कहकर उस खूबसूरत नौजवान ने
कुल्हाड़ी का जोरदार वार मारिया की गर्दन पे किया तो मारिया को ना तो चीखने और ना ही संभलने का मौका मिला। उसकी गर्दन कटकर किसी फुटबॉल की तरह जमीन पर जा गिरी। वो एक सांप की फंकार थी जिसने जीनत बेगम की नींद में खलल डाला था और उन्हें आंखें खोलने पे मजबूर किया था। जीनत बेगम ने देखा एक काले रंग का सांप जीनत बेगम के सीने पर कुंडली मारे बैठा था, जो किसी वक्त भी जीनत बेगम को डस सकता था। अपने सीने पर इतना खौफनाक सांप देखकर जीनत बेगम के मुंह खलक खुश्क हो गया। उन्होंने अपनी आंखें घुमाई तो कामरान साहब गहरी नींद में डूबे खराटे ले रहे थे। जीनत बेगम ने अपनी आंखों का दायरा दोबारा सांप की तरफ किया तो उन्हें हैरत का शदीद झटका लगा। अब उनके सामने सांप मौजूद नहीं था। जीनत बेगम ने इत्मीनान के बायस एक लंबा सांस खींचा और उठ बैठी। उन्होंने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया। फराज और मारिया की चरपाइयाँ खाली पड़ी थी। ये दोनों कहाँ चले गए? जीनत बेगम खुद से हमकलाम हुई। सुनिए। जीनत बेगम ने खराटे लेते कामरान को आवाज़ दी, लेकिन कामरान साहिब टस से मस न हुए। एक तो ये है जब सोते हैं तो दुनिया की खबर से बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। जीनत बेगम ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर उन्होंने चप्पल पहनी। फराज, मारिया, उन्होंने जोर से आवाज़ दी लेकिन कोई जवाब न मिला। तो वो लकड़ी के सीढ़ी की तरफ बढ़ी तो पीछे से एक मरतबा फिर सांप की फंकार सुनाई दी। जीनत बेगम जल्दी से घूमी लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। लकड़ी की सीढ़ी के ऊपर रोशनदान में से जीनत बेगम ने बाहर झांका। बारिश का जोर अभी भी कम नहीं हुआ था। ये बारिश आज रुक नहीं रही। जीनत बेगम तशवीश के आलम में बोली। फिर वो सीढ़ी के जरिए नीचे उतरी। फराज, मारिया, जीनत बेगम ने एक बार फिर दोनों को पुकारा, लेकिन जीनत बेगम को कोई भी जवाब मौसूल ना हुआ। ये दोनों कमबख्त कहाँ चले गए? जीनत बेगम गुस्से से बोली। उन्होंने पूरे घर में देखा लेकिन उन्हें फराज और मारिया कहीं भी नजर न आए और ना ही शराजिया। उसी वक्त सामने की दीवार किसी फिल्म स्क्रीन की तरह रोशन हुई। जीनत बेगम हैरत से उस तरफ देखने लगी। फिल्म स्क्रीन की तरह रोशन दीवार में एक सीन में एक खूबसूरत कमरे में एक बेड पर एक लड़का और लड़की अपनी मस्ती में मस्त थे। उसी कमरे की खिड़की के पीछे से एक 30-32 साल का आदमी हैरत से दीदे फाड़े वो मंजिर देख रहा था। अचानक लड़की की नजर खिड़की के पीछे खड़े उस आदमी पर पड़ी तो वो आदमी तेजी से खिड़की के पास से हट गया। ओह नो, लड़की परेशान कुन लहजे में बोली। क्या हुआ डार्लिंग? लड़की के साथ चिपके हुए इस लड़के ने पूछा। असगर ने हमें देख लिया, लड़की परेशानी से बोली। तो फिर इसमें परेशानी वाली क्या बात है? उसे मरवा देते हैं, उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, इस तरह तो कामरान का सारा शक मुझ पर जाएगा, उस लड़की जीनत ने कहा। शक? क्या मतलब? वो लड़का हैरान हुआ। पिछले कई महीनों से कामरान को मुझ पर शक है कि मेरे किसी के साथ गलत ताल्लुकात हैं। उन्होंने इस चौकीदार असगर के बच्चे को मेरी जासूसी पर लगाया है, जीनत ने बताया। लेकिन जीनत डार्लिंग, तुम्हें कैसे पता कि कामरान ने इस असगर को तुम्हारी जासूसी पर रखा है? उस लड़के ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे खास हादिमा ने मुझे बताया है, जीनत ने कहा, और उसकी बात सही भी है क्योंकि मैंने अभी उसे खिड़की के पास खड़े देखा है जो कि हमें देख रहा था। तुम फिक्र क्यों करती हो? मेरे पास एक काम का बंदा है जो ऐसे मर्डर करता है कि वो मर्डर ना लगे बल्कि कुदरती मौत लगे। तुम फिक्र मत करो। इतना कहकर उस लड़के ने बेड के साथ अटैच टेबल पर पड़े फोन का रिसीवर उठा लिया। दीवार पर दूसरा सीन उभरा जिसमें क्वार्टर के बाहर जोर की बारिश थी। उस क्वार्टर में असगर परेशानी के आलम में टहल रहा था। कामरान साहिब तो दूसरे शहर गए हुए हैं, आते ही उन्हें बताऊंगा। असगर खुद से हम कलाम हुआ, लेकिन कहीं जीनत बेगम मुझे मरवा न दे, ये सोचकर असगर परेशान हो गया। उसी वक्त असगर को कमरे में एक सांप की फंकार सुनाई दी। असगर ने जमीन पर देखा तो एक काले रंग का बड़ा सा नाग कुंडली मारे बैठा था। इससे पहले कि असगर अपना बचाव करता, सांप ने उसे डस लिया। उसके साथ ही दीवार अपनी पहले जैसी हालत में आ गई। ये तो जीनत बेगम परेशानी से हकलाई। हाँ जीनत बेगम, ये तुम्हारे काले करतूत थे जो मैंने तुम्हें दिखाए। अचानक जीनत बेगम को अपने उकब से गराती हुई मर्दाना आवाज सुनाई दी तो जीनत बेगम तेजी से घूमी। उसके पीछे असगर गुस्से की हालत में खड़ा था। तुम? जीनत बेगम घबराहट के बायस हकलाते हुए पीछे हटते हुए बोली। हाँ, मैं तो मर चुका था, लेकिन जीनत बेगम आज तुम्हारी मौत बन के वापिस लौटा हूँ। इतना कहकर असगर ने अपने हाथ जीनत बेगम की तरफ बढ़ाए तो उसके हाथ लंबे होते हुए जीनत बेगम की गर्दन तक जा पहुंचे और दोनों हाथों ने जीनत बेगम की गर्दन दबोच ली।
اٹھیے، اچانک کسی نے کامران صاحب کو جھنجھوڑا۔ کامران صاحب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کون ہے؟ کامران صاحب نے ارد گرد نگاہیں دراتے ہوئے کہا، لیکن انہیں جھنجھوڑنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ لیکن ایک حیران کن اور دل دہلا دینے والا سین ان کا منتظر تھا۔ سامنے 3 لاشیں چھت کے ساتھ الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ ایک لاش کا تو سر درد سے غائب تھا اور اس درد سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ باقی دونوں لاشوں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ وہ دھڑ کسی لڑکی کا تھا۔ خوف کے باعث کامران صاحب کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا۔ کامران نے غور کیا تو ان کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ پاؤں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تینوں لاشیں بالترتیب زینت بیگم، فراز اور ماریہ کی تھی۔ ماریہ؟ خوف اور صدمے کی وجہ سے کامران صاحب کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ وہ آگے بڑھے اور لاشوں کے قریب جا کر دھاریں مار مار کر رونے لگے۔ اسی وقت مخالف سمت کی دیوار کسی فلم سکرین کی طرح روشن ہو گئی اور اس دیوار پر زینت بیگم کی کالی راتوں اور کالے کرتوتوں والا سین چل رہا تھا۔ وہ سین دیکھ کر کامران صاحب نے حیرت سے زینت بیگم کی الٹی لٹکی لاش کی طرف دیکھا۔ اب اسی دیوار پر ایک نیا سین ابھرا۔ اس سین میں ایک خوبصورت لڑکا ماریہ کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ ماریہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس خوبصورت لڑکے نے ماریہ سے کہا۔ واٹ؟ ماریہ چلائی۔ تمہاری یہ جرت؟ ماریہ آپر سے باہر ہو گئی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے یہ بیہودہ بات کہنے کی؟ وہاں کے اسٹوڈنٹ جمع ہو چکے تھے، لیکن تم نے بھی تو کچھ دن پہلے یہی بیہودہ بات مجھ سے کہی تھی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس لڑکی نے بظاہر اسے یاد دلایا۔ وہ تو میں مذاق کر رہی تھی۔ ماریہ چور نظروں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی۔ مذاق؟ وہ لڑکا چیخا۔ کسی کی فیلنگز کے ساتھ کھیلنا مذاق ہوتا ہے؟ میں تو تمہاری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ تم بار بار مجھ سے یہی کہتی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اور میں تم سے کہا کرتا تھا کہ میں ایک غریب لڑکا ہوں اور تم ایک امیر زادی۔ جواباً تم کہا کرتی تو کیا ہوا؟ عشق امیری غریبی نہیں دیکھتا۔ عشق صرف کیا دیکھتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، ہو جاتا ہے۔ یہ ذات پات کو نہیں دیکھتا۔ اور جب تمہاری ضد کے آگے میں ہارا تو تم نے مجھے اپنے دوستوں کے 20 لا کے بے عزت کیا کہ تم اپنے دوستوں سے شرط لگا رکھی تھی کہ تم مجھے پیار کرنے پہ مجبور کرو گی۔ پیار کا دیا جلا کر بجھایا نہیں جاتا ماریہ، بلکہ پیار کے دیے کو تو آندھیوں اور طوفانوں سے بچایا جاتا ہے تاکہ وہ بجھے نہ، بلکہ ہمیشہ کے لیے جلتا رہے۔ اسی دیوار پر سین بدلا۔ اس سین میں ماریہ 2 لڑکوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ مجھے ہر حال میں اس کی موت چاہیے، ماریہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ وہ تو مر جائے گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تم جو کہو گے عامر تمہیں وہ ملے گا، ماریہ نے کہا۔ کچھ بھی؟ عامر نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ہاں کچھ بھی، جواباً ماریہ مسکرائی۔ بس تو پھر تم کاشف کو فون کرو، اسے کہو کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں اور ابھی تم سے شہر سے باہر فلاں جگہ پر ملنا چاہتی ہوں۔ عامر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر وہ نہ آیا تو؟ ماریہ نے بظاہر اس لڑکے عامر سے جواب مانگا۔ وہ تمہارے عشق میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ تمہارے اشارے پر وہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے، عامر نے کہا تو ماریہ نے مسکراتے ہوئے موبائل پر کاشف کے نمبر ڈائل کرنے شروع کیے۔ اسی دیوار پر پھر سین بدلا جس میں زبردست بارش ہو رہی تھی۔ ایک خالی جگہ پر ماریہ اور کاشف کھڑے تھے۔ کاشف، میں پہلے واقعی تم سے مذاق کر رہی تھی، لیکن آج تمہاری تڑپ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ آؤ میری باہوں میں آ جاؤ، ماریہ نے اپنی باہوں کا ہار کھولتے ہوئے کہا۔ کاشف مسکراتا ہوا آگے بڑھنے لگا تو فضا ایک زوردار چیخ سے کانپ اٹھی۔ اچانک عامر نے کاشف کی پیٹھ میں دل کی جگہ خنجر گھونپ دیا۔ کاشف زمین پر پڑا تڑپنے لگا۔ کامران صاحب حیرت سے الٹی لٹکی ماریہ بغیر سر کے ماریہ کی لاش کی طرف دیکھنے لگے اور پھر دوبارہ دیوار کی طرف دیکھا۔ دیوار پر سین بدلا۔ ایک کمرے میں چارپائی پر پڑی لاش کے گرد کچھ عورتیں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ایک خوبصورت لڑکی اس لاش پر کچھ زیادہ ہی آنسو بہا رہی تھی۔ پھر اس نے لاش پر سے کپڑا ہٹایا تو کامران صاحب نے دیکھا وہ لاش کاشف کی تھی۔ بھیا، وہ لڑکی یہ کہتے ہوئے زاروں کی طرح رونے لگی۔ باقی عورتیں اسے سنبھالنے لگی۔ اسی دیوار پر سین بدلا۔ وہی لڑکی جو کاشف کی لاش پر آنسو بہا رہی تھی، فراز کے ساتھ ایک کمرے میں آنسو بہا رہی تھی۔ فراز، میں اندر سے ٹوٹ چکی ہوں، وہ لڑکی آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ دیکھو نازیہ، روتے نہیں، اگر کوئی چلا جائے تو اس کے ساتھ کوئی تھوڑا چلا جاتا ہے، فراز نے نازیہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ ماں بچپن میں ساتھ چھوڑ گئی، کچھ بڑی ہوئی تو باپ کو سانپ نے ڈس لیا اور بھائی آج مردہ حالت میں ملا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ تم مجھ پر ہوس بھری نگاہ ڈالتے ہو، اس لیے مجھے تم سے نفرت تھی، لیکن آج مجھے لگا کہ تم ہی واحد میرا آسرا ہو۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے، اس لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں، نازیہ نے دکھی لہجے میں کہا۔
میں تم سے شادی ضرور کروں گا میری جان، فراز نے اسے باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نازیہ اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے اسے علیحدہ ہوتے ہوئے بولی۔ تمہارا آسرا بن رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر فراز نے نازیہ کو اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، میں تمہارے معاملے میں دھوکہ کھا گئی۔ نازیہ نے ایک زوردار تھپڑ فراز کی گالوں پہ بیندھے مارا اور اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ اسی وقت دوپٹے کٹے دو نوجوان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ نازیہ ٹھٹک کر رکی۔ نازیہ میری جان، آج تو میں اپنی بھوک مٹا کر ہی رہوں گا۔ بڑا انتظار کروایا تم نے، اور جہاں تک شادی کا سوال ہے تو ایسے وعدے تو میں تم جیسی بے شمار 2 کوڑی کی لڑکیوں سے کر چکا ہوں، اور ان کے ساتھ بھی وہی کرتا ہوں جو آج تمہارے ساتھ ہوگا، فراز نے کہا۔ پھر کامران نے ایک انتہائی شرمناک منظر دیکھا۔ فراز اور اس کے دوستوں نے نازیہ کی عزت کے پرچھے اڑا دیے۔ کٹی پٹی نازیہ اس گھر سے باہر نکلی تو آسمان بھی اس کی حالت پر آنسو بہا رہا تھا۔ پھر اچانک کوئی گاڑی سے ٹکرائی، عزت کے ساتھ ساتھ زندگی بھی ہار گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دیوار اپنی پہلے جیسی حالت میں آئی۔ کامران صاحب نے حیرت سے فراز کی لاش کی طرف دیکھا کامران صاحب اپنی اولاد اور بیگم کے کارنامے۔ اچانک کامران صاحب کے کانوں میں ایک مردانہ آواز پڑی تو وہ تیزی سے گھومے۔ پیچھے بالترتیب اصغر، کاشف اور نازیہ کھڑے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ کامران صاحب ہکلاتے ہوئے بھرائی آواز میں بولے۔ کامران صاحب، آپ کی بیگم زینت بیگم بدحسلت عورت تھی۔ آپ کے کہنے پر میں نے ان کی جاسوسی کی اور اس نے مجھے مروا دیا، لیکن آپ کی اولاد بھی ماں جیسی نکلی۔ انہوں نے میرے بعد میرے خاندان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن آج ہمارا انتقام پورا ہو گیا۔ ہم نے اپنا انتقام پورا کیا، اصغر نے خوشی سے کہا۔ کامران صاحب غمزدہ نظروں سے ان لاشوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ بارش تھم چکی تھی اور صبح کی لو ہر طرف پھوٹ رہی تھی۔